हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लॉयड अजहर 99 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक ज़मानत पत्र हम लिख सकते हैं और उस ज़मानत पत्र का क्या फॉर्मेट होता है, क्या उसका ड्राफ्ट होता है और उसको किस अदालत में हमें दाखिल करना होता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक छोटी ज़मानत होती है, एक छोटा अपराध या छोटा ऑफेंस होता है जिसके लिए हम न्यायालय के अंदर एक एक प्रार्थना पत्र एक प्रार्थना पत्र दाखिल करते गए हैं। जैसे मैंने मान लिया कि धारा 107 या 116 जो सीआरपीसी की धारा है यानी कि सेक्शन है, इसका एक जो पत्र होता है प्रार्थना पत्र, वो किस तरीके से हम कोर्ट के अंदर दाखिल करते हैं ये मैं आपको बताऊँ। इसमें सबसे पहले होता है कि न्यायालय श्रीमान उप जिला अधिकारी, और जहाँ का भी वो जिला अधिकारी होता है, उप जिला का अधिकारी होता है, वहीं उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। जैसे कि मैंने मान लिया मैं शामली से हूँ तो मैं अपने शामली का नाम लिख देता हूँ, शामली। इसके अंदर एक वाद संख्या होती है कि वाद संख्या मान लिया हमने कि 326 या जो भी समथिंग, और उसी से आगे उसका एक वर्ष, एक सन पड़ा होता है जो उसमें हमें भरना अनिवार्य होता है। सन 2024, 2025 या जो भी वो सन होगा उस सन को हम उसके अंदर भरेंगे। फिर क्या होता है, उससे जस्ट नीचे वाली लाइन में हमें लिखना होता है कि सरकार बेनाम, जिसका नाम होता है, जिसको हम रिहा कराना चाहते हैं बेल पर, उसका नाम उसके अंदर होता है। उससे जस्ट नीचे हमें लिखना होता है धारा, किस धारा के तहत मुकदमा उस पर दायर है, दर्ज किया गया है, उसके अंदर हमें लिखना होता है धारा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 107 116, तो उसके अंदर हम 107 116 आगे लिख देंगे सीआरपीसी। अगर वो सीआरपीसी की धारा है सीआरपीसी लिखेंगे, बीएनएस की अगर धारा है तो बीएनएस लिखेंगे। और उसके बाद हमें लिखना होता है अपने थाने का नाम, अपने जनपद का नाम, और फिर लिखना होता है हमें जमानत प्रार्थना पत्र। फिर श्रीमान जी से नीचे हम लिखेंगे निवेदन ये है कि वाद उपरोक्त में प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। उसमें हम एक एक करके अपने बिंदु को उसमें लिखेंगे कि झूठा फंसाया गया है, जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। अतः प्रार्थी गांव या शहर या कस्बा जो भी है उसका निवासी है, उसका थाना ये है, ABC जो भी उसका थाना होगा वो उसके अंदर लिख दें। और इसने शांति भंग होने का कोई कार्य नहीं किया है, और प्रार्थी अपना कार्य अपना जो उसके निजी जो कामकाज हैं उनको निश्चित रूप से करता आ रहा है। अतः श्रीमान जी से यह निवेदन है कि प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने की कृपा करें। उसके अंदर फिर वकील अपनी एक मोहर लगा देगा, और साथ में अगर चाहे तो वकालतनामा भी उसमें लग सकता है, और प्रार्थी अपने साइन कर देगा, एक साक्षी होगा उसके साइन हो जाएंगे, दिनांक उस पर डल जाएगी। ये उसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया है कि ये होता है ज़मानत का एक जो पत्र होता है उसका एक ड्राफ्ट, एक फॉर्मेट। और मैं आपको बताऊं कि एक अलग से एक छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक होता है एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम ज़मानत। यानी इसके अंदर होता है कि नॉन जो बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसके अंदर मतलब गैर असंज्ञेय अपराध जो होता है, गैर जमानती अपराध जो होता है, उसी के अंदर ये आता है कि सीआरपीसी की धारा 438 और गिरफ्तारी से पहले ज़मानत का इसमें आवेदन किया जा सकता है। इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अभी तक व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तार नहीं किया है और वो अपनी बेल के लिए, अपनी ज़मानत के लिए एक आवेदन दे सकता है। दूसरे, यदि हमने किसी की बेल कराई, किसी की ज़मानत कराई, और जो उसके साक्षी होते हैं वो साक्षी चाहते हैं कि उसकी ज़मानत हम अब रद्द करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 439 सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान है कि वो उसकी बेल को रद्द कर सकते हैं। अपनी बेल को रद्द करा करके कोई भी अभियुक्त जो है वो सीधा जेल जाएगा और दोबारा से उसको ज़मानत करानी पड़ेगी, या फिर उसको न्यायालय के समक्ष ये एक बयान या ये एक एफिडेविट पेश करना होता है कि मैं दोबारा न्यायालय के अंदर कोई इस तरीके का ऑफेंस नहीं करूंगा और न्यायालय के सामने विशेष रूप से बना रहूँगा। और दूसरे मैं आपको बताऊं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की
इसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 23। इसके अंदर बताया गया पुलिस द्वारा जो एक साइन लिए जाते हैं या एक करार लिया जाता है कि आपने ये ऑफेंस किया है, तो इस ऑफेंस को पुलिस के सामने जो भी इसके अंदर वारदात होती है, जो भी पुलिस लिखवाती है, वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं चलेगा। इसके अंदर एक अलग से प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं उन्हीं को मान्यता दी जाती है और मजिस्ट्रेट ही असल बयान लेता है। और इसी के साथ में आपको आपके फंडामेंटल राइट से एक छोटी चीज़ मुझे याद आ गई, वो बताऊं कि आपका जो फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसके अंदर एक हैबिस कॉर्पस नाम का एक हमारी रिट है, उसको इस क्या प्रावधान है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे के समक्ष यदि न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जाता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना एक ऑर्डर, एक निर्देश दे सकता है। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के समक्ष न्यायालय के सामने पेश नहीं किया जाता तो ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। दूसरे कि उसको अपने पसंद का वकील करने का यदि अधिकार नहीं दिया जाता और अपने वकील को उसको चुनने का अधिकार नहीं दिया जाता तो ये भी उसके एक मौलिक अधिकार का एक उल्लंघन है। और तीसरे, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने रिलेशन में किसी को भी कॉल करना चाहता है और पुलिस ने उसको कॉल करने की कोई अनुमति नहीं दी तो ये भी उसके मौलिक अधिकार का एक उल्लंघन माना जाएगा और वो सीधा न्यायालय के सामने अपने इन पॉइंट्स को रख सकता है जब भी वो एक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। तीसरे मैं आपको बताऊं कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 478 के अंदर क्या है कि इसके अंदर मारपीट, धमकी और लापरवाही से जो मौत होती है उस ऐसे मामलों में ज़मानत किस तरीके से ली जाती है, ये कहता है हमारा सेक्शन 478 यानी कि धारा 478। और मैं आपको एक और धारा जो बड़ी इम्पोर्टेंट धारा है ये मैं आपको बताता हूँ कि धारा 479 सबसेक्शन 1 के अंदर उम्र कैद, फांसी को छोड़कर, ये दो चीज़ें, एक तो उम्र कैद एक फांसी, दो को छोड़कर आधी सज़ा काटने पर ज़मानत मिल सकती है। इसी के अंदर एक पॉइंट और आता है कि पहला अपराध होने पर किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया और ये उसका पहला ही अपराध था, ये जो अभी हमारी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 आई है इसके अंदर ये सब प्रावधान किए गए हैं। सीआरपीसी के अंदर अलग प्रावधान थे कुछ, ये सीआरपीसी से थोड़ा हटके है, उसके अंदर ये प्रावधान नहीं थे। तो इसके अंदर यदि किसी ने पहला ऑफेंस किया है, पहला अपराध किया है तो वो यदि एक तिहाई उस अवधि की उसने जेल काट ली है तो उसको ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो हमारी धारा आती है, हमारा सेक्शन आता है, वो आता है हमारा सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 में उम्र कैद, फांसी की सज़ा की जो संभावना होती है या उसको ये हो कि किसी ने इस तरह का ऑफेंस किया है जिसको फांसी हो सकती है या उसको उम्र कैद हो सकती है और उसकी सज़ा 3 से 7 साल तक की हो सकती है। और जिस ऑफेंस में, जिस अपराध में किसी व्यक्ति ने 2 बार 3 से 7 साल तक की सज़ा काट ली हो या उसको इस तरीके का कोई उसने ऐसा ऑफेंस किया हो, ऐसा अपराध किया हो तो तीसरी बार में उसको ज़मानत नहीं दी जाएगी। और हमारी अगली जो धारा आती है वो धारा आती है धारा 482 सब क्लोज 1 में एंटीसिपेटरी बेल का जिक्र किया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एंटीसिपेटरी जो बेल होती है वो एक एग्रिम ज़मानत होती है। छोटे ऑफेंस जो होते हैं उनके अंदर हम एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं बिना जेल जाए ही, बिना गिरफ्तार किए ही, यदि हमें संभावना हो कि हमारी किसी ने मतलब पुलिस को जाकर के सूचना दे दी है और कोई ऐसा ऑफेंस जो हमने नहीं किया है उसके बारे में किसी अधिकारी ने हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की या ये संभावना हो तो उसके अंदर मिलती है हमें एंटीसिपेटरी बेल बिना किसी जेल जाए, ये हमें सीधे मिल सकती है। और इसी के अंदर मैं आपको बताऊं कि न्यायालय श्रीमान प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वह सीधा
जो धारा 318 और 351 होती है इनकी बेल दे सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँ किस तरीके का फॉर्मेट एक ज़मानत पत्र के अंदर होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़मानत पत्र के अंदर अनिवार्य होते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि किस तरीके का जो फॉर्मेट होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो हमें न्यायालय के सामने पेश करना होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये मैं आपके सामने एक फ़ॉर्मेट उसी तरीके का लाया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं और कौन कौन चीज़ों पर हमें मतलब ध्यान देना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ज़मानत के लिए जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले ये है कि यदि हमारा जो मुलजिम है वो पुलिस की हिरासत में है या पुलिस की हिरासत से बाहर है। यदि वो पुलिस की हिरासत से बाहर है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल पर यानी कि छोड़ दिया जाएगा। एंटीसिपेटरी बेल पर, एक ग्रिम ज़मानत पर उसको छोड़ दिया जाएगा। और वो अगर पुलिस की हिरासत में तब भी हम एक ज़मानत पत्र दायर कर सकते हैं। यदि वो जेल के अंदर है तब भी एक ज़मानत पत्र हम दायर कर सकते हैं। इसके अंदर आता है कि न्यायालय, कौन से न्यायालय से हम मतलब चाहते हैं। अब यदि हम अपने इस न्यायालय से, जिस पे मैंने अभी टिक किया है, ये देखिए, न्यायालय श्रीमान उप ज़िला मजिस्ट्रेट शामली, क्योंकि मैं शामली से हूँ तो मैंने इसके अंदर इसी का ही एक फॉर्मेट डाल दिया है। दूसरे यहाँ पर लिखा होता है इसके अंदर वाद संख्या, और वाद संख्या के बाद लिखा होता है सरकार बेनाम। अब ये जो सरकार बेनाम है इसके अंदर हमें लिखना होता है कि जिसकी हम ज़मानत करा रहे हैं उसका नाम यहाँ लिखा होगा। सरकार बेनाम जिसका नाम है उसका, इसके अंदर सन भी लिखा होता है। धारा भी इसके अंदर हमें लिखी हुई होनी चाहिए हमारी कि कौन कौन सी धारा थी जिसके अंतर्गत ये एक वाद दायर किया गया था, ये एक मुकदमा हमारा दायर किया गया था। तो इसके अंदर ये वाली जो धाराएं हैं, धारा 151, 107, 116, ये सीआरपीसी की धाराएं हैं। अब हमारा चल रहा है क्या, बीएनएसएस। तो बीएनएसएस की जो धाराएं हैं उनके अनुसार ही फिर इसके अंदर हमें धारा लिखनी होती हैं। उसके बाद प्रार्थना पत्र वास्ते ज़मानत, ये विषय हुआ हमारा एक तरीके से, तो ये भी इसके अंदर लिखना हमें अनिवार्य होता है। वैसे तो ये फॉर्मेट ज़्यादातर वहीं से कोर्ट से ही मिल जाते हैं, मतलब जहाँ हमारा कोर्ट होता है, जहाँ कचहरी होती है, जो हमारी तहसील होती है, वहाँ पर ये हमें मिल जाते हैं। वहीं जो कंप्यूटर वाले होते हैं वो हमें ये सब दे देते हैं कि इस तरीके का फॉर्मेट, हमें बार बार इनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरे इनमें लिखा क्या होता है, मेन चीज़ ये है, इनमें लिखा होता है निवेदन ये है कि वाद उक्त में प्रार्थी मुलजिमान को झूठा रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी मुसलमान ने कोई भी कथित अपराध नहीं किया है और ना ही प्रार्थी मुसलमान ने किसी प्रकार की शांति भंग की है। प्रार्थी मुसलमान ने से भविष्य में भी किसी प्रकार की शांति भंग होने का अंदेशा नहीं है। मुसलमान की ज़मानत देने को और मुसलमान से कोई अपराध नहीं हुआ है और इसको ज़मानत देने को तैयार है। मतलब जो मुलजिमान है उसको ज़मानत देने के लिए जो साक्षीगण हैं, जो उसके गवाह हैं, वो तैयार हैं। तो इसमें ये सब इसका एक फॉर्मेट है, ये आप पढ़ लेंगे, मैं इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि ज़मानत स्वीकार कर मुलजिमान को रिहा करने की कृपया करें, आपकी अति कृपया होगी। इसके अंदर भी प्रार्थी मुलजिमान जो भी है उसका एक यहाँ पर साइन हो जाएगा और उसके जो साइन इस तरीके से होगा कि उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके हस्ताक्षर, उसके साइन हो जाएंगे और यहाँ पर उसका एडवोकेट साइन कर देगा। उनका ग्राम और थाना यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जिस तारीख के अंदर उनको ज़मानत के लिए उन्होंने आवेदन किया है वो लिखी जाएगी और ये सब उसी का एक फॉर्मेट है। इसके साथ साथ कभी कभी नेक चलन या और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी लगते हैं। मैं